Civil Suit by Himrutra. वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ डीआरपीसीएस या तो आरसीसी। अच्छा, आज के लेक्चर में जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि मैं लेके आऊंगा टू वे स्लैब, लेकिन उसके पहले मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना कि टू वे रहता क्या, वन वे रहता क्या, और एक जनरल डिजाइन फिलोसफी क्या रहती। भले आप स्लैब बनाओ, कॉलम बनाओ, बीम बनाओ या तो फुटिंग बनाओ। तो बिना टाइम पास करे करता बिगिन में, किसको बोलते हैं वन वे स्लैब, किसको बोलते हैं टू वे स्लैब। देखो इधर, सबसे पहले अपन देख लेंगे कि स्लैब क्या रहता। तो जनरली अगर कोई डेफिनेशन पूछता है स्लैब क्या है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर रहता विच इज जनरली यूज्ड एज रूफ और फ्लोर। अगर आप रूफ या फ्लोर के तौर पे यूज कर रहे हैं कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर को, देन ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को अपन बोलते हैं स्लैब। अब बेस्ड ऑन स्लैब के डायमेंशंस अपन ने क्या किया है, तो अपन ने बोला कि वैसे अगर देखेंगे तो स्लैब्स जो है वो स्लैब्स तीन टाइप के रहते। ठीक है, ये तीनों टाइप के नाम बता देता, दो तो उधर ही दिख रहे होंगे। पहला नाम है वन वे स्लैब, दूसरा जो रहता उसको बोलते अपन टू वे स्लैब, और जो तीसरा है उसको बोलेंगे अपन कैंटिलीवर स्लैब। अच्छा, कैंटिलीवर जो स्लैब रहता इसी को कई बार सनशेड या तो छज्जा भी बोलते। तो ये तीन प्रकार के स्लैब्स है जो जनरली डिजाइनिंग के सिलेबस में अपने को रहते। तो स्लैब हॉरिजॉन्टल मेंबर था, स्लैब के तीन टाइप थे। अब क्यों ये तीन टाइप है, क्या है इसमें डिफरेंस, वो जान लेते 2 मिनट में। जब भी मैं बोलता हूं कि मैं बना रहा एक स्लैब, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो ये एक स्लैब मैंने बनाया। अब स्लैब के तीन डायमेंशंस रहते, एक जो हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पे गया है, एक जो इस तरीके से अभी के लिए बोलता वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और जो डेप्थ गई है इसको अभी के लिए बोलता मैं जेड एक्सिस। अब जब भी वन में स्लैब रहेगा तो जो भी छोटी साइड रहती वो छोटी साइड को अब से अपन डिनोट करेंगे एल एक्स के साथ, लंबी वाली साइड जो भी रहेंगी उसको डिनोट करेंगे एल वाई के साथ। बराबर है। अगर मैं यही एल एक्स और एल वाई के हिसाब से गिनूं तो स्लैब्स के मैं अलग अलग टाइप बना सकता। जैसे कि अगर मेरे को पहचानना है कि वो वन वे स्लैब है तो मुझे लेना पड़ेगा एस्पेक्ट रेशियो, और ये एस्पेक्ट रेशियो कुछ और नहीं तो इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गर लेंथ ऑफ स्लैब टू द स्मॉलर लेंथ ऑफ स्लैब। जो भी स्लैब की लंबी साइड है उसको क्या बोलना है हमेशा एल वाई, जो भी छोटी साइड है स्लैब की उसको क्या बोलना है हमेशा एल एक्स। तो अगर मैंने लंबी साइड अपन छोटी साइड किया तो उसी को बोलेंगे एस्पेक्ट रेशियो, और यही एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से अलग अलग टाइप के स्लैब्स है। जैसे कि वन वे स्लैब के लिए एस्पेक्ट रेशियो यानी LY by LX शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। टू वे स्लैब्स के लिए एस्पेक्ट रेशियो LY by LX शुड बी लेस देन 2, तब उस स्लैब को अपन टू वे स्लैब बोलेंगे। कैंटिलीवर में ऐसा कोई कंसीडरेशन नहीं है एस्पेक्ट रेशियो का। अब इसका मतलब क्या है, LY by LX शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मैंने अभी बोला जो भी तुम्हारी लंबी साइड रहेंगी उसको अपन बोलेंगे LY, जो भी तुम्हारी छोटी साइड रहेंगी उसको अपन बोलेंगे LX। मान लो कि तुम्हारे को स्लैब बोला है डिजाइन अ स्लैब फॉर अ रूम ऑफ साइज 3 by 6 मीटर्स, तो मैं क्या करूंगा, जो भी लंबी साइड है उसको बोल लेंगे LY, जो भी छोटी साइड है उसको बोल लेंगे अपन LX, और मुझे फिर क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एस्पेक्ट रेशियो। ये कैसे कैलकुलेट होता, ये कैलकुलेट होता LY अपॉन LX से। LY कितना है 6, LX कितना है 3, आंसर कितना आ रहा 2। अगर मेरा LY by LX 2 आता है तो मैं बोलूंगा वो किस प्रकार का स्लैब है, वन वे स्लैब। यानी कि कोई एक साइड जो भी छोटी साइड है वो, और जो लंबी साइड, तो छोटी साइड इज ट्वाइस यानी कि लंबी साइड इज ट्वाइस द स्मॉलर साइड। तब ऐसे स्लैब को जो एकदम ही रेक्टेंगुलर स्लैब रहेंगे ऐसे स्लैब्स को वन वे स्लैब बोलते हैं। अच्छा, वन वे स्लैब को वन वे स्लैब बोलने का रीजन और एक भी है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एस्पेक्ट रेशियो को समझा रहा, उतना सुन के। अगर एस्पेक्ट रेशियो LY by LX ऐसा आता है कि जो इक्वल आ रहा 2 को, या तो कभी कभी ऐसा आता LY by LX, अभी के लिए बोलता मैं लंबी वाली साइड है 10 मीटर्स, छोटी वाली साइड है 2 मीटर्स, तो इसका आंसर कितना आ रहा 5। ये केस में LY by LX इज ग्रेटर देन 2, ये केस में LY by LX इज इक्वल टू 2। ये दोनों केसेस में स्लैब किस प्रकार का है, वन वे। इसीलिए जब मैंने यहां एस्पेक्ट रेशियो लिखा तो मैंने लिखा था LY by LX should be greater than or equal to 2।
अगर ऐसा रहता है तो वो किस तरीके का स्लैब है? वन वे, यानी लंबी वाली साइड छोटी साइड से 2 गुना या उससे ज्यादा है। ये किसके बारे में बताया मैंने? वन वे स्लैब के बारे में। अब किसके बारे में बता रहा मैं? टू वे स्लैब के बारे में। इधर देखिए, क्या करना है मुझे पहचानना है किस टाइप का स्लैब है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या रहता है? इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गर डायमेंशन ऑफ स्लैब टू द शॉर्टर डायमेंशन ऑफ स्लैब। यही बोला है मैंने, ठीक है। अब अगर मेरे को बोला गया फॉर एग्जाम्पल कि डिजाइन अ स्लैब फॉर अ रूम 4 मीटर्स बाय 6 मीटर्स इन साइज, हमेशा ध्यान में रखना, लंबी वाली साइड को क्या बोलेंगे अपन? LY बोलेंगे, तो वो हो जाएगा 6 मीटर। छोटी वाली साइड को क्या बोलेंगे? LX बोलेंगे, तो अभी के लिए LX हो जाता मेरा 4 मीटर। और मुझे क्या लेना है? एस्पेक्ट रेशियो लेना है, यानी कि लंबी साइड अपॉन छोटी साइड। लंबी साइड कितने की है? 6, छोटी साइड कितने की है? 4। आंसर आता है 1.5। अरे 1.5 छोटा है 2 से। अगर वो छोटा रहता है 2 से, यानी कि अगर मैं इसको डायमेंशन को स्केल में ड्रॉ करूं, तो मैं बोल सकता कि ये है 6 और लगभग लगभग ये है 4। अब ये एकदम रेक्टेंगुलर तो है, लेकिन उतना पतला रेक्टेंगल बन रहा क्या जितना पहले वन वे स्लैब में बना? नहीं। तो क्योंकि ये प्रॉपर एक प्रोपोर्शन में रेक्टेंगल है जिसमें लॉन्गर साइड 2 गुना से कम है, तो ऐसे स्लैब को अपन बोलेंगे टू वे स्लैब। क्या बोलेंगे ऐसे स्लैब को अपन? टू वे स्लैब बोलेंगे। क्या है कंडीशन टू वे स्लैब की? कि जो भी तुम्हारा एस्पेक्ट रेशियो रहता है LY/LX, वो छोटा आना चाहिए 2 से। वही तो मैंने यहां लिखा था। तो वन वे स्लैब के लिए LY/LX शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। टू वे स्लैब के लिए LY/LX शुड बी लेस देन 2। कैंटिलीवर में एस्पेक्ट रेशियो का ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, करता मैं बोल रहा हूं। अब दूसरा रीजन बताता क्यों वन वे को वन वे और टू वे को टू वे बोलते। 2 ही मिनट। बोर्ड हो गया ना? दूसरा रीजन सुनो क्यों वन वे को वन वे और टू वे को टू वे बोलते। कंसीडर करना, एक स्लैब है इस प्रकार से, ये दे दिया मैंने स्लैब की डेप्थ। क्या करना है अपने को? जो भी छोटी साइड रहेंगी उसको क्या बोलेंगे? LX। जो भी लंबी साइड रहेंगी उसको क्या बोलेंगे? LY। मान लो कल को इस स्लैब को मैंने मेरे बिल्डिंग में कहीं पे यूज किया। जनरली ऐसे पतले स्लैब्स पैसेज या वरांडा, ये सब जगहों पे अपन डिजाइन करते हैं। मान लो ऐसा मैंने एक स्लैब डिजाइन करा, क्या होता है? मैं लगाता हूं स्लैब के ऊपर लोड। अरे लोड लगता ना, वो कितने प्रकार का लगता है, क्या लगता है आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मान लो मैंने स्लैब के ऊपर लोड लगाया, तो ऐसे स्लैब्स में सिर्फ और सिर्फ जो छोटी साइड रहती वही बेंड होती है। अगर सिर्फ एक ही साइड बेंड हो रही, दूसरी साइड बेंड नहीं होती है, यानी कि मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ छोटे साइड पे होता है, यानी ओनली ऑन वन डायरेक्शन, तब ऐसे स्लैब्स को अपन वन वे स्लैब बोलते हैं। कौन सा स्लैब बोलते हैं? वन वे स्लैब। तो अब क्या पता चला अपने को? 2 चीजें। पहला, वन वे स्लैब का एस्पेक्ट रेशियो जो रहता, यानी कि जो LY/LX रहता, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात अपन ने क्या लिखा कि जो मोमेंट ट्रांसफर रहता, वो मोमेंट ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होता, यानी कि वन डायरेक्शन में होता। इसीलिए ऐसे स्लैब्स को क्या बोलते हैं? वन वे स्लैब। ऑन द अदर हैंड, अब कोई दूसरा स्लैब कंसिडर करो जो डायरेक्टली एस्पेक्ट रेशियो में लगभग लगभग स्क्वायर है, लगभग जैसे 5 मीटर बाय 6 मीटर। अभी के लिए इसको बोलता 5 मीटर, अभी के लिए इसको बोलता 6 मीटर। नजर यही रखना है, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो मत घटने दो, समझ के ले लो। ये बनाया मैंने मेरा स्लैब। अब जो भी छोटी साइड रहेंगी वो छोटी साइड को क्या बोलेंगे? LX। जो भी बड़ी साइड रहेंगी वो बड़ी साइड को अपन क्या बोलेंगे? LY। ऐसे स्लैब्स में अगर तुम्हारा एस्पेक्ट रेशियो यानी LY/LX इज लेस देन 2 है, यानी कि लंबी साइड को अगर मैं छोटी साइड से डिवाइड करता हूं, आंसर 2 से कम आता है, ऐसे स्लैब में जब कभी भी लोड लगेगा तो वो लोड एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि दोनों डायरेक्शन में शेयर होगा। एक्स डायरेक्शन पे भी वो लोड ट्रांसफर होगा और वाई डायरेक्शन पे भी लोड ट्रांसफर होगा। अब जहां लोड लगता है वहीं पे मोमेंट क्रिएट होते हैं। ये तो मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था कि सबसे पहले क्या लगेगा? लोड। लोड की वजह से क्या क्रिएट होंगे? मोमेंट। और मोमेंट पर से ही अपन आगे जाके न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व। तो अगर दोनों डायरेक्शन में यानी कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि बेंडिंग इस बार केवल एक्स साइड की नहीं हो रही, एक्स साइड तो हो ही रहा है बेंड, इस प्रकार से दिख रहा। वैसे ही जो तुम्हारा दूसरा साइड है वाई वाला, वो वाई डायरेक्शन में भी तुमको क्या देखने मिलेगा? बेंडिंग देखने मिलेगा। अगर स्लैब के दोनों साइड्स यानी कि एक्स और वाई
दोनों जगह बेंडिंग आती है, तब ऐसे स्लैब्स को अपन टू वे स्लैब्स बोलते हैं। तो आज मैंने तुमको बता दिया क्या रहता है वन वे स्लैब, जिसका एस्पेक्ट रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और जिधर मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा। और मैंने तुमको बता दिया क्या रहते हैं टू वे स्लैब्स, जिनका एस्पेक्ट रेशियो लेस देन 2 है और जिनका मूवमेंट भी जो है वो मूवमेंट का ट्रांसफर टू डायरेक्शंस में हो रहा, दोनों डायरेक्शंस में हो रहा। तो ऐसे केस में अपन ऐसे स्लैब्स को बोलते हैं टू वे स्लैब्स। ठीक है, अब एक चीज मुझे और बतानी है, वो भी बता देता। ध्यान से सुनना, जब आज मैंने लेक्चर चालू किया था मैंने बोला स्लैब्स के कितने टाइप है, 3। अब तो याद हो गए होंगे। पहला वाला जिसको बोलते हैं अपन वन वे स्लैब, दूसरा वाला जिसको बोलेंगे अपन टू वे स्लैब, और तीसरा वाला जिसको बोलते हैं अपन कैंटिलीवर स्लैब। यहां तक ठीक है। मैं अब क्या बताने वाला हूं तुमको, मैं क्यों किस डायरेक्शन में कैसा स्टील प्रोवाइड करते वो बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, अगर मैंने वन वे स्लैब की बात करी, ये देखो वन वे स्लैब यहां बना लेता। अब मैं टॉप व्यू बना रहा स्लैब का, क्या बना रहा हूं मैं, टॉप व्यू। छोटी साइड को हमेशा क्या बोलना है, LX, लंबी साइड को हमेशा क्या बोलना है, LY। थोड़ी देर पहले जब एक्सप्लेन किया था मैंने बोला वन वे स्लैब को वन वे इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उसकी एक्स डायरेक्शन बेंड हो रही थी। इसीलिए वन वे स्लैब में दो तरीके का स्टील प्रोवाइड होता, एक जिसको बोलेंगे अपन मेन स्टील और दूसरा जिसको बोलेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। क्या रहता मेन स्टील, क्या रहता डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो जो डायरेक्शन बेंड होने वाली है वो डायरेक्शन में वन साइडेड बेंट अप बार अपन प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, वन साइडेड बेंट अप बार। वन साइड बेंट अप बार बोले तो इस तरीके से बेंट बार रहेगा, लेकिन वो भी अल्टरनेट देते जाना पड़ता है। जैसे एक यहां से उठा हुआ है क्या, तो दूसरा वाला अपोजिट साइड से उठेगा, उसके बाद वाला ये साइड से उठेगा, उसके बाद वाला ऑपोजिट साइड से उठेगा एंड सो ऑन। ये तो हो गए शॉर्टर साइड पे यानी कि LX साइड पे आने वाला स्टील, इसी को बोलते हैं अपन मेन स्टील। मेन स्टील हमेशा कौन से डायरेक्शन में रहेगा, शॉर्टर यानी कि LX पे। अब रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लॉन्गर साइड क्योंकि बेंड नहीं हो रही थी इसीलिए उस डायरेक्शन में अपन जनरली स्ट्रेट बार्स प्रोवाइड करते हैं कुछ इस प्रकार से। वो स्ट्रेट बार्स का, सारों बार्स का हुक एक ही डायरेक्शन में रखना, ये 180 डिग्री हुक रहता, और इस तरीके से जो ये स्ट्रेट बार्स मैंने बनाए कौन से डायरेक्शन में है, वो LY डायरेक्शन में है। ऐसे ही बार्स को डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कौन से डायरेक्शन में प्रोवाइड होंगे, LY। ध्यान में रखने वाली बात इधर है कि मेन स्टील का शेप रहता है वन साइडेड बेंट अप बार और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमेशा रहते हैं स्ट्रेट बार्स। वन वे समझ गया। अब टू वे में तो मैंने बोला था कि एक्स डायरेक्शन भी बेंड हो रही, वाई डायरेक्शन भी बेंड हो रही। इसीलिए जब कभी भी मैं टू वे स्लैब का प्लान बनाऊंगा इस हिसाब से क्या करना है, जो भी छोटी साइड है उसको बोल डालेंगे LX, जो भी लंबी साइड रहेंगी उसको बोल डालेंगे LY। अब क्योंकि दोनों डायरेक्शन बेंड हो रहे थे इसीलिए टू वे स्लैब की जब बात आती तो दोनों डायरेक्शंस में यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी अपन डायरेक्ट मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की जरूरत ही नहीं पड़ती टू वे स्लैब में, यानी कि तुम्हारे एक्स डायरेक्शन में भी वन साइडेड बेंट अप बार रहेंगे अल्टरनेट, एक यहां से उठा हुआ तो उसके बाद वाला यहां से उठा हुआ, उसके बाद वाला यहां से ऐसा, उसके बाद वाला यहां से ऐसा एंड सो ऑन। ये किस डायरेक्शन में हुआ, एक्स। सेम विल हैपन इन वाई डायरेक्शन क्योंकि वो भी तो डायरेक्शन बेंड हो रही है। इसीलिए जब वाई डायरेक्शन का स्टील दूंगा तो उसको भी अल्टरनेट बनाएंगे अपन। कैसे, मान लो इस हिसाब से एक बार यहां से ऐसा उठा हुआ तो उसके बाद वाला बार यहां से ऐसा उठा हुआ, फिर एक बार यहां से बेंट अप और उसके बाद वाला इधर से बेंट अप, उधर से बेंट अप, इधर से बेंट अप एंड सो ऑन। ठीक है, कैंटिलीवर स्लैब जब मैं लूंगा, सनशेड की डिजाइन लूंगा, तब मैं उसका स्टील बता दूंगा क्योंकि फिलहाल मेरे को चालू करना है वन वे और टू वे के साथ। तो पता चल गया वन वे स्लैब को वन वे क्यों बोलते हैं, ये भी पता चल गया होगा टू वे स्लैब को टू वे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में बेंड हो रहा, ये बेचारा एक ही डायरेक्शन में बेंड हो रहा। जो डायरेक्शन बेंड होती है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वन साइड बेंट अप बार्स अल्टरनेटली प्रोवाइड किए। यहां दोनों डायरेक्शन बेंड हो रही थी, दोनों डायरेक्शंस में बेंडिंग आ रही थी, इसलिए दोनों डायरेक्शन में अपन ने मेन स्टील प्रोवाइड किए। तो मैंने आज तुमको बताया वन वे क्या है स्लैब में, आज मैंने बताया टू वे क्या है स्लैब में। अब मैं तुमको बताने वाला हूं एक जनरल फिलोसॉफी। क्वेश्चंस जनरली ये सब्जेक्ट में आता, डिजाइन अ आरसीसी स्लैब, डिजाइन अ कॉलम, डिजाइन अ बीम, डिजाइन अ फुटिंग। तो डिजाइन बोले तो क्या, तुमको देना क्या है, तो वो मैं तुमको 2 मिनट में एक्सप्लेन करता। ठीक है, बने रहो मेरे साथ।
आज के लेक्चर 2 के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा, नाम है डिजाइन फिलोसॉफी। अब कोई भी चीज आपको बोला गया, स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, कुछ भी डिजाइन करने बोला, अगर सामने वाला तुमको बोलता है कि तुमको करके देना है डिजाइन, मतलब बदले में सामने वाला दो ही चीज मांग रहा। कौन सी दो चीज मांगता है वो तुमसे मांगता है उस पर्टिकुलर मेंबर के डायमेंशंस, और फिर वो मांगता है उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए स्टील रेनफोर्समेंट। क्यों ऐसा? मान लो मैं स्लैब ही बना रहा, तो ये देखो, अगर मेरे को स्लैब बनाना है तो मुझे क्या क्या मालूम होना, ये बनाया मैंने स्लैब का डायग्राम। मुझे मालूम होना वो स्लैब की पर्टिकुलर डेप्थ कितनी है, वो स्लैब का एक्स डायमेंशन कितना है, एलएक्स जो भी छोटी साइड रहेंगी, लंबी साइड है तो उसका एलवाई कितना है। अगर मैंने तीनों डायमेंशंस उसको बता दिए, यानी कि उसके पास एक फॉर्म यानी कि एक आकार तैयार हो गया। वही आकार को लेकर के वो साइट पे जब भी कंस्ट्रक्शन होगा तो वो क्या लगा लेगा, फॉर्म वर्क लगा लेगा। ठीक है, फॉर्म वर्क अगर नहीं पता है तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा क्या रहता। फॉर्म वर्क लग जाने के बाद, सेंटरिंग प्रॉपिंग हो जाने के बाद जनरली क्या करते हैं, तो अपन बता देते हैं स्टील। मान लो 2 मिनट के लिए ये तुम्हारा 1 वे स्लैब है। स्टील क्या लगता है इसमें, एक बार अल्टरनेट बेंट अप बार छोटे डायरेक्शन में यहां से, उसके पीछे वाला अल्टरनेट डायरेक्शन में बेंट अप यहां से, उसके पीछे वाला अल्टरनेट डायरेक्शन में बेंट अप यहां से, उसके पीछे वाला अल्टरनेट डायरेक्शन में बेंट अप यहां से। ये हो गया मेरे एलएक्स का मेन स्टील। जब डिस्ट्रीब्यूशन देना रहेगा तो वो अलोंग द स्लैब ऐसा पैरेलल ही जाएगा, दिख रहा है, और हर बार का हुक एक ही डायरेक्शन में अपन रखेंगे। अब मैंने क्या बता दिया कि अगर मेरे को कोई डिजाइन करने बोलता है तो क्या देना है, डायमेंशन और स्टील। 3 डायमेंशंस में बता चुका था और मैंने बता दिया स्टील। अब बचा हुआ जो भी भरना है वो काहे से भरना है, कंक्रीट से। अरे है कि नहीं? तो अगर मुझे उसके डायमेंशन पता है, मुझे पता है स्टील कितना है, बचा हुआ तो कंक्रीट फिलिंग ही करना है। इसीलिए जब जब क्वेश्चंस में तुमको आएगा डिजाइन अ मेंबर, फॉर एग्जांपल स्लैब, फुटिंग, कॉलम, बीम, एनीथिंग, तो तुमको बदले में 2 ही चीजें बताना है। क्या क्या बताना है, डायमेंशन और क्या बताना है, स्टील। अब हर न्यूमेरिकल के लिए किसी भी टाइप का मेंबर आन दो, ये स्टेप्स और ये फिलोसॉफी कभी चेंज नहीं होंगी इस चैनल पे, सिविल सूप पे। मैं एकदम इजी टू डाइजेस्ट स्टेप्स याद करवा दूंगा। बस ये ध्यान में रखना कि डिजाइन करने जब बोला तो डायमेंशन स्टील चाहिए, और एक रूल ध्यान में रखो, अगर स्टील निकालना है तो स्टील आता किस पर से, मोमेंट पर से। मोमेंट यानी कि ही बेंडिंग, अगर कोई चीज बेंड हो रही तभी स्टील की नीड है ना, और मोमेंट तब आता जब उसके ऊपर क्या लगता है, लोड। तो हर बार अपन पहले निकाल लेंगे डायमेंशन, डायमेंशन के बाद निकालेंगे लोड, लोड पर से आएंगे तुम्हारे मोमेंट्स, और मोमेंट पर से कैलकुलेट होगा तुम्हारा स्टील। तो सीक्वेंस हमेशा ध्यान में रखना, अपन पहले निकालेंगे डायमेंशन, डायमेंशन के बाद लोड, लोड पर से आएगा मोमेंट, और मोमेंट पर से अपन कैलकुलेट करेंगे स्टील। अब स्टील को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, अगर मेरे को मान लो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहां 0.5 FCK अपॉन FY मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू मोमेंट इन दैट डायरेक्शन। अब जनरली जब कभी भी अपन मोमेंट निकालते तो वो किलो न्यूटन मीटर में रहती, लेकिन मुझे स्टील हमेशा mm स्क्वायर में चाहिए, इसीलिए किलो न्यूटन को करूंगा न्यूटन और मीटर को करूंगा mm। किलो न्यूटन को न्यूटन करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, मीटर को mm करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, यानी कि किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm करने के लिए कुल मिला के मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। तो देखो मैं फॉर्मूले में क्या लिख रहा, 0.5 FCK अपॉन FY मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू मोमेंट इंटू 10 टू दी पावर 6। यहां पे मैंने वो मोमेंट को क्या कर लिया, न्यूटन mm में कर लिया, अपॉन FCK इंटू बी इंटू डी का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटू बी इंटू डी। ये फॉर्मूला रहता है मैक्सिमम मेंबर्स में मेन स्टील निकालने का। सर ये इतना बड़ा अभी क्यों बता दिए, ताकि मैं ये बता सकूं कि लोड के बाद अपन सबसे पहले डायमेंशन निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, लोड, लोड पर से क्या क्रिएट होंगे, मोमेंट, और मोमेंट पर से क्या कैलकुलेट होता है, स्टील। तो मोमेंट पर से अगर स्टील कैलकुलेट हो रहा तो एएसटी में सबसे बड़ा रोल किस चीज का रहता है, मोमेंट का। बाकी ये तो ग्रेड है कंक्रीट का, ग्रेड है स्टील का, ग्रेड है कंक्रीट का, ये तो डायमेंशन है। तो डायमेंशन वगैरह ग्रेड ठीक है, लेकिन एएसटी डायरेक्ट किससे अफेक्ट होता है, मोमेंट के वैल्यू पर से, कितना बेंडिंग हो रहा उसके ऊपर से। तो यहां पे मैं एंड करता डिजाइन फिलोसॉफी, और डिजाइन फिलोसॉफी एंड होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में लेकर के आऊंगा डायरेक्ट डिजाइन स्टेप्स। बने रहना सिविल सूप पे, मिलते नेक्स्ट लेक्चर में।